Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। एंड आज के न्यूज में काफी कुछ है, कुछ एक आधा टॉपिक कल के हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि पेन पेपर लेके बैठना साथ में, ताकि कुछ पीपीटी से हट के चीजें हैं डेट आई प्रेफर टू ऐड इन द पीपीटी, बट वो मैंने तो आई विल टेल यू कि लेना साइड से, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग न्यूज देख रहे हैं, एनालिसिस डेली देख रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग गुड, बिकॉज लास्ट टाइम पे जब क्लैट का एनालिसिस हुआ तो वी सॉ कि एटलीस्ट 23-24 क्वेश्चंस एनालिसिस से आए थे जो हमारे डेली एनालिसिस थे। नेक्स्ट फिर एलेट का जब एग्जाम हुआ तो 27 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिसिस। 30 अप्रैल को एनएलसैट का एग्जाम हुआ था, दैट इज द 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें 17 to 18 क्वेश्चन सीए के, करंट अफेयर्स और जीके मिक्स थे। उसमें से आई हैव टच पर्सनली इस एनालिसिस से 10 क्वेश्चंस। एंड आज एमएचसेट 3 ईयर का एग्जाम था, उसमें स्टैटिक पोर्शन था। तो स्टैटिक पोर्शन जितना नोट्स बातें हुई क्लास में या जो उसके अलावा बातें हुई, तो उसमें वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट अ गुड नंबर, राइट। तो काफी बेनिफिट होता है, प्लीज कंटिन्यू रखो, रेगुलर रखो देखना। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। पहला, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर द कंसेंशुअल डिवोर्स। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा उसमें कलेश नहीं मचाना, एक आधा चीजें देखनी है बस। द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी, ये गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर बहुत हो रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जो भी अपकमिंग एग्जाम है, सीयूईटी ले लो, स्टैटिक के पार्ट में मिक्स करके दे देगा या फिर किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है। थर्ड इज अबाउट द निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स द ट्राइबल राइट्स। ये आज का नहीं है, ये संडे का एनालिसिस का पेपर है। निकोबार प्रोजेक्ट पे पहले तो कहा गया था नेशनल सॉरी पहले जो कहा गया था कि शेड्यूल ट्राइब्स ने ओके कर दिया, और अब कह रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स वाले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया, तो ये 28 ऑफ वेब से रिलेटेड एनालिसिस है। तो बात करेंगे क्या है, चाइना अमेंडेड एंटी एस्पियोन्स लॉ। इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ना कि चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में। इनॉग्रल ऑफ आसियान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फॉर्म टुडे, देखेंगे आसियान क्या है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। चलिए, तो आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस, राइट। चलिए, पहला हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके वो किसी भी चीज को देख सकता है। इट इज वेरी राइट कि वो जब जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 है, कंप्लीट जस्टिस का यूज करने के लिए। द वर्ड कंप्लीट जस्टिस इज नो वेयर डिफाइंड, बट हाँ, जस्टिस डिलीवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करता ही है, राइट। एंड वो बहुत नाउ एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। कभी कभार इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यू आर जस्ट ओवरसीडिंग योर राइट्स, योर ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। जुडिशियल ओवर रीच का नाम दिया जाता है उसको। नाउ आर्टिकल 142 जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। इस पूरे कॉन्सिक्वेंसेज में आपको एक तो आर्टिकल 142 याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस किस आर्टिकल के थ्रू करता है, तो आर्टिकल 142, राइट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है एक बार अगर देखो, और ये क्वेश्चन एमएचसेट में भी आया आज के। सुप्रीम कोर्ट 1950 28 जैन, इसमें टोटल जज हैं 33 प्लस 1 इज द सीजीआई, करंट सीजीआई इज डीवाई चंद्रचूड़, और ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। यही क्वेश्चन आज के एमएचसेट में भी आया था। तो बहुत आसान चीजें होती हैं। अच्छा, ये 50 लिखा है, राइट। मेरी राइटिंग तो थोड़ी सी वैसी है, तो प्लीज कोऑपरेट करना। 58, बट हाँ, जितना बताएंगे उतना आ जाएगा, इसका टेंशन मत लो। 50th सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। इनका टेन्योर भी नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, कोलेजियम के थ्रू, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम आया किससे था, तो सेकंड जजेस केस से आया था सर, सेकंड जजेस केस। उसके बाद तुम्हारा आता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में क्या बताया गया था कि सर कोलेजियम को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। इतनी तो बहुत बेसिक बातें हैं जो सबको पता रहती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखें तो आप एनजेक को भी जोड़ सकते हो, उसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, ठीक है। 2015 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इसमें, 6 मेंबर बॉडी है, एंड कोलेजियम इज अ 5 मेंबर बॉडी, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक बातें हैं जो हम एक बार रिवाइज कर लिए इसको। चलो अब आगे आते हैं अपने वापस न्यूज पे। अभी क्या है कि डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बीच का कूल ऑफ पीरियड देता था कि 6 महीने से 18 महीने तक साथ रह के देखो, अगर ठीक होता है सब कुछ तो ओके है। क्योंकि देखो, इंडियन लीगल सिस्टम इस बात में विश्वास रखता है कि मैरिज जो है वो सोसाइटी को जोड़ने के लिए बना है, ना कि तोड़ने के लिए।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये बातें हुई कि 6 से 18 महीना का कूल ऑफ पीरियड दो, क्या पता ये चीजें सुधर जाए, बातचीत हो सकती है उसके बीच में, तो वो मिजरी सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू, जिस केस का नाम है शिल्पा साइलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो किसी की लाइफ को मिजरेबल नहीं करना है इस 6 से 18 महीने का कूलिंग ऑफ देने के चक्कर में, तो आर्टिकल 142 का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव मिल गया, केस मिल गया, कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होता है ये देख लिया। म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों की आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें हम 3 आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने बहुत प्रिसाइजली इस टॉपिक को नोट्स बनाया है, तो प्लीज उतना ही बनाना, उससे ज्यादा मत बनाना, नीड भी नहीं है। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अभी रिसेंटली कि भाई गवर्नर को एक टाइम फ्रेम होना चाहिए बिल पास करने के लिए। दरअसल बात यह है, जब आर्टिकल 163, 164 देखोगे, आर्टिकल टू बी प्रिसाइज आर्टिकल 164, इसमें आप इसे ऐड कर सकते हो यहां पर आर्टिकल 164। जब आप आर्टिकल 164 पढ़ोगे तो आर्टिकल 164 में स्पेशली मेंशन किया गया है कि देखिए गवर्नर के पास एक सुइटेबल टाइम लिमिट होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी बिल को असेंट देना है कि नहीं। अब देखो बिल और एक्ट दो बातें हो गई, तो बिल और एक्ट क्या होता है, जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कुछ गवर्नमेंट को देती, गवर्नर को देती है पास करने के लिए, दैट इज अ बिल, और गवर्नर उस पर अपना असेंट दे देते हैं, अपना मुहर लगा देते हैं, दैट इज अ एक्ट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो यही देखेंगे कि एग्जैक्टली वो सुटेबल टाइम क्या है। अब ये सुटेबल टाइम कुछ नहीं है, तो इसी के ऊपर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर एक सुटेबल टाइम लिमिट सेट करो जिसके तहत ये चीज हो सके, नहीं तो भाई गवर्नर अपना स्वीट टाइम देने के चक्कर में कोई बिल पास ही नहीं करता। ठीक है, और द मोटिवेशन वाज दैट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर.एन. रवि हैड withheld assent to as many as 13 bills passed by the तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। 13 बिल पे बैठे हैं गवर्नर साहब, तो ये अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं, स्वीटेबल टाइम नहीं ले रहे हैं, राइट। तो वी नीड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ दीज। आई होप कि कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। और इस चीज के प्रोविजंस को मॉडिफाई भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने सशमेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेयर इट वाज हेल्ड दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर इज एक्सट्रीमली लिमिटेड and even in such rare cases shall act in a manner that is not detrimental to the interest of the state। गवर्नर को बहुत जल्दी इस पर रिस्पॉन्स करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात आगे भी बोली थी एक केस में, दैट इज द केशम मेघन चंद्र सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर। एक मैंडमस इशू किया गया। मैंडमस इज बेसिकली रिट। रिट बात करें तो हाई कोर्ट की रिट होती है आर्टिकल 226 में, हाई कोर्ट की रिट इज 226, सुप्रीम कोर्ट की रिट इज 32। तो ये 2 रिट्स हैं, ये याद तो रहती हैं। These 2 रिट्स, अब रिट 5 तरह की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड quo warranto। We will not go into the meaning of each and every writs क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। तो इसमें यह कहा गया था कि टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। इन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, स्वीट टाइम नहीं लेना है, सुटेबल टाइम को। 10 शेड्यूल आपको पता ही होगा, ये किस अमेंडमेंट से आया था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बार पढ़ा है, राहुल गांधी से रिलेटेड है ये, और महाराष्ट्र से भी रिलेटेड है। तो 10 शेड्यूल बताना किस अमेंडमेंट से आया है, आसान सी बात है, ज्यादा उसमें कलेश है नहीं। चलो ये 2 बातें पहले, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201, ये सारा नहीं याद रखना है, जितना बताएंगे उतना कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। आर्टिकल 200 आई एम जस्ट रीडिंग द बेयर एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 200 बोलता है व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर मेरे साथ पढ़ना हो तो आप बेयर एक्ट अपने साथ रख सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर थिंग। When a bill has been passed by the legislative assembly of state, in case of state having a legislative council, has been passed by both houses of the legislature of this, it shall be presented to the governor। जब भी बिल हाउस से पास हो गया तो किसको प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। बिल को एक्ट बनाने के लिए असेंट चाहिए गवर्नर का, एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स द बिल और दैट ही विदहेल्ड द असेंट्स। या तो गवर्नर असेंट देगा यानी एक्ट बना देगा, या फिर उस पर बैठ जाएगा, जैसे आर.एन. रवि साहब 13 बिल पे बैठे हुए, और दैट ही रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर वो प्रेसिडेंट को दे सकता है। गवर्नर के पास 3 ऑप्शन हो गए। अगर आपसे पूछेगा गवर्नर के पास कितने ऑप्शन होंगे, बस 3 ऑप्शन है। क्या करेगा, या तो वो पास कर देगा, या तो उसको विदहेल्ड कर देंगे गवर्नर साहब, या फिर वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को दे देंगे। तो ये 3 ऑप्शन हैं गवर्नर के पास। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल ऑफ द असेंट रिटर्न द बिल इफ इट नॉट अ मनी बिल
टुगेदर, मतलब अगर मनी बिल ना हुआ तो आप रिटर्न कर सकते हो कि हाँ इसमें चेंजेस हैं, क्योंकि मनी बिल में गवर्नर या प्रेसिडेंट से पहले पूछ लिया जाता है, देखो इसको बाद में रिटर्न मत करना, ये मनी बिल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब ये एज सुन एज पॉसिबल और ये मनी बिल, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन किसको मिलेगा? मनी बिल को, क्या कि मनी बिल पे आपको साइन करना ही करना है, उसमें आपके पास कोई दो राय नहीं है। प्लस कितना टाइम दिया गवर्नर को साइन करने के लिए? एज सुन एज पॉसिबल सर, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस विल रिकंसीडर द बिल और एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस। लगता है कि हाँ वापस करना है कि भाई देख लो ये दो चार चीजें चेंज कर दो, बाकी सब ओके, तो हाउस चेंज करके, अगर मान लो हाउस चेंज नहीं करता है, वैसा का वैसा ही भेज देता है, तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग फ्रॉम द डायरेक्ट बेयर एक्ट, कोई नोट्स नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कुछ नहीं, इट इज अ डायरेक्ट बेयर एक्ट, तो इतना रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा कहीं। will consider the desirability of the introducing any such amendment as he may recommend in his message, and when a bill is so written the house or house shall reconsider the bill accordingly। हाउस को सोचेगा कि अच्छा ये अमेंडमेंट सजेस्ट किया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो हाउस देखेगा। when अच्छा if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment, या तो अमेंडमेंट या बिना अमेंडमेंट, and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold the assent। गवर्नर असेंट को विदहोल्ड नहीं करेंगे, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपको पास करना ही करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट गवर्नमेंट शैल नॉट असेंट, अगर मान लो गवर्नमेंट असेंट नहीं करता है, बट शैल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एनी बिल विच इन ओपिनियन ऑफ द गवर्नर वुड इफ इट बिकम लॉ सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एज टू एंडेंजर द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू फिल। अगर मान लो कुछ आगे लगता है कि हाँ इस बिल के आने से ये चीजें हो सकती हैं, तो वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। तो गवर्नर के पास तीन ऑप्शन, ये तो पास करो, ठीक है, या विदहेल्ड कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दो। अगर आप रिटर्न करते हो तो अगर हाउस बिना किसी अमेंडमेंट या किसी अमेंडमेंट के साथ देता है तो आपको उसे पास करना ही करना है। सो आई होप कि 2200 क्लियर है। असेंट टू द बिल, गवर्नर का क्या क्या चीजें है, अभी बात इन सब के बारे में ही हो रही है। नेक्स्ट इज अबाउट द बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन। When a bill is reserved by the governor for the consideration of president, the president shall declare either that he assent or withheld the assent thereof। प्रेसिडेंट के पास भी सेम चीज है, अगर वो प्रेसिडेंट को ऊपर बात किए थे ना यहाँ पर तीन, पास, विदहेल्ड, प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को देगा तो आर्टिकल 201 में आ जाएंगे, इन दोनों के लिए आर्टिकल 200 में रहेंगे। तो आई होप कि ये दोनों बातें क्लियर हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 163 एंड 164। 163 सिंपल प्लेन रीडिंग में अगर देखोगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं, ठीक है। If any question arises where any matter is not a matter of respect which the governor is by under the constitution required to act, the decision of the governor in his discretion shall be final। एड एंड एडवाइस तो है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो यही बात है 163 में, ज्यादा कुछ आपको देखना है नहीं। 164 पे आते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर, थोड़ा लंबा है, प्लीज बी पेशेंट। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर, और अदर मिनिस्टर्स को थ्रू सीएम वाया गवर्नर, थ्रू गवर्नर वाया सीएम, सॉरी। अब कुछ स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, इनके नाम याद रखना, भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी एंड उड़ीसा, ये 4 जो ऐसे स्टेट्स हैं, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे अलग से ट्राइबल या बैकवर्ड क्लास की मिनिस्ट्री होती है, तो ये गवर्नर बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ये आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ये आगे लिखा भी मिलेगा, भी टेंशन नहीं लेना है। या फिर या तो 15% होने चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 12। तो ये देखते हैं क्या है अभी। The total number of ministers including CM in the council of ministers in a state shall not exceed 15%। पहला बात क्लियर है? The total number of members of a state provided that the number of ministers including chief minister shall not be less than 12। 12 से कम नहीं होने चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये किस अमेंडमेंट से? अब देखना अमेंडमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3rd लिखा हुआ है। अब नीचे जब देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यहां पर भी लिखा हुआ है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी 10 शेड्यूल वाला डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात की गई, तो यही है एसेंट ऑफ बिल एंड काउंसिल रिलेटेड प्रोविजंस। इसके ज्यादा एग्जाम में आपके कुछ नहीं आएगा, रिलेट करेगा भी तो, और ज्यादा पूछना होगा तो वो बोल देगा गवर्नर के नाम जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए। नाउ
बाकी देखोगे ये और आगे है कि 6 कंसेक्यूटिव मंथ तक अगर कोई नहीं आता है तो एक्सपायरेशन पीरियड तक वो सीज टू बी ए मिनिस्टर रहेगा। 6 महीने तक अगर आप एब्सेंट रहते हो हाउस से तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। नेहरू ने साइंस की नींव रखी थी इंडिया में। नेहरू की नेहरूवियन आइडिया ये बोलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। और 28 फरवरी को एक परासर करके चैनल है उसे बंद कर दिया गया। तो देखते हैं क्या है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हुआ था और उसका थीम आपके सामने है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसमें क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया कि विज्ञान परासर को शट डाउन कर दिया जाएगा। तो एक साइंस का डिपार्टमेंट कैसे शट डाउन कर सकते हो आप, तो इसलिए कहा गया कि द डेथ ऑफ नेहरूवियन आइडिया। विज्ञान परासर स्टार्टेड फंक्शनिंग 1989। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टेड 1982। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था, भारत जन विज्ञान जाथा। कभी आप लोगों ने नेशनल अगर देखा होगा तो नेशनल में साइंस के बहुत चैनल्स आते थे, तो वो नेहरू के टाइम का ही स्टार्ट है। यही बात थी इसमें, बस विज्ञान परासर देखना है। आपके एग्जाम में आएगा अभी तो विज्ञान परासर डायरेक्ट पूछा जाएगा कब आया था। चाइनाज अमेंडेड द एंटी एस्पियोंज लॉ। देखो चाइना रिसेंटली अभी एंटी एस्पियोंज लॉ लेके आया था, जो स्पाई से रिलेटेड एक्ट होते हैं एक दूसरे की, नहीं तो मतलब स्पाई करना, स्पाई कैमरा लगाते तो वो एंटी एस्पियोंज लॉ लेके आया था चाइना 2014 में। तो उन्होंने अभी रिसेंट अमेंडमेंट किया है नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को देखते हुए। बाकी आपको 2 स्लाइड में यही मिलेगा और कुछ नहीं है एंटी एस्पियोंज से रिलेटेड। बाकी व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा इसमें धैर्य रखो एंड आई वांट टू मेक नोट्स हियर ताकि आप थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिल सके आपको। देखो मेन एस्पेक्ट क्या है, चाइना एंटी एस्पियोंज लॉ है ना, ये कब आया 2014 में, ये अभी न्यूज में है 2014 में। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड इंडियन लॉ ऐसा कौन सा है जो इस पर्टिकुलर चीज से डील करता है। फॉर दैट आई हैव टू ओपन माई नोट्स। तो प्लीज कलम कागज दवात उठा लीजिए बिना किसी कलेश कलंक के और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नोट्स बनाना। सो फर्स्ट लेट्स मी फाइंड आउट वेयर आई हैव रिटन इट। यस ये ला। तो इसको आप रिलेट करेंगे इंडिया से कि इंडिया में कौन सा लॉ है। जैसे क्लैट पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्लैट बहुत पूछता है, या फिर जनरल एग्जाम्स की बात करें तो वो डायरेक्टली पूछते हैं, राइट। एंड दीज आर द हैंड रिटन नोट्स, इट्स नॉट लाइक कि मैंने कहीं से पेस्ट वेस्ट कर रखा है। दीज आर द कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स एंड यू कैन जस्ट सी इट इफ एनीवन वांट्स। तो ये है, ये हैंड रिटन ही है ये सारा, आई होप कि इतना तो विजिबल है ही। तो चलो, इंडिया में जो लॉ है दैट इज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है। अब हम इसे OSA बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे 2-3 बार लिखना है। ब्रिटिश टाइम का लॉ है। इससे पहले एक आया था 1988 में, 1988 में आया था OSA, ठीक है। माय बैड, इट्स नॉट 1988, इट्स 1889 में आया था एक OSA। इट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। उसके इसको रिवाइज किया गया 1904 में OSA के नाम से ही, इंडियन OSA था। इस टाइम पे गवर्नर इंपॉर्टेंट है, दैट वाज द कर्जन। अच्छा, कर्जन एक और रीजन से बहुत फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री में। कर्जन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल पार्टीशन, ठीक है। कर्जन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल पार्टीशन। तो इंडिया का देख लिया आप लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, चाइना का 2014, इंडिया का 1923। इसी को हम कहते हैं एंटी एस्पियोंज एक्ट। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें और ज्यादा कुछ है भी नहीं। अच्छा, इस एक्ट के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, DC डायरेक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट विद RTI। RTI कब आया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्योंकि RTI जब देखोगे तो RTI के 2 सेक्शंस हैं, जो बोलता है सेक्शन 22 कि हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सेक्शन 22। लेकिन जो आपका सेक्शन 8 एंड 9 है, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, वो स्पेशली बोलता है कि नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन को रोकी जा सकती है, उसमें ये वाले इंफॉर्मेशन आपको आ जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। एक बहुत फेमस केस है एंटी ऑफिशियल सीक्रेट, जिसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट भी हुई थी।
उस केस का नाम है माधुरी गुप्ता केस, माधुरी गुप्ता केस, ठीक है। इट इज माधुरी गुप्ता वाज अ फॉरेन डिप्लोमेट एफडी, और आईएसआई की ये मतलब एस्पियोन्स करते हुए पकड़ी गई थी। 3 इयर्स का है इस पे, तो वो देखना। नेक्स्ट इज अबाउट द, अगर इसको आईपीसी से जोड़ोगे, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल सीक्रेट्स अदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं इंडिया में जो इस चीज से डील करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल गो फर्दर। तो आई होप कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो अदर एक्ट क्या है, एक तो आपको पता चल गया ओएसए है सर 1923 का। अदर क्या क्या है इस चीज में वो देख लेते हैं। सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी इसी चीज से डील करता है। उसके बाद देख लेंगे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एडवाइजर भी अभी है, बताना अजीत डोभाल साहब है, 1980 एनएसए। एक सिक्योरिटी काउंसिल भी बना हुआ है इसका, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये नेशनल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये आया था आपको 1998 में, ठीक है, जिसके हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाती है बात। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बात करोगे, एनएसए जो है आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, 22 क्लॉज 2 आर्टिकल। तो ये चीज है। बाकी आपके लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं है जो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स है, रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा आप पीछे जा सकते हो जस्ट इसके, बाकी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इनॉग्रल ऑफ आसियान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज। तो ये आसियान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है इमडेक्स, इंटरनेशनल मरीन टाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सिंगापुर में है, साउथ चाइना सी में। इंडियन नेवल शिप सतपुरा एंड दिल्ली विद रियर एडमिरल गुरचरण सिंह, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, अराइव्ड एट सिंगापुर। वो सिंगापुर में हो रहा, सिंगापुर में ही आएंगे। आसियान कब बना, 1967, 8 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस दिन, बैंकॉक थाईलैंड में। विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, आसियान किससे बना, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। बहुत बेसिक बातें, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। गवर्नर में बहुत कुछ था, तो डेट्स व्हाई आई डेल्ट इन डेप्थ। अब इसमें याद ही करना है। ये आसियान कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपाइंस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी एंड इंडोनेशिया। ये सारे एशियन कंट्रीज हैं। साउथ चाइना सी में ये कंट्री है, ये ग्रुप है, और वहीं पे इमडेक्स हो रहा है, दैट इज द नेवल एक्सरसाइज। निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स द ट्राइबल राइट्स। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने कहा कि नहीं, जो निकोबार प्रोजेक्ट है ये गुड नहीं है जाने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस को ये क्लियर नहीं कर पाता है। पहले हम जानेंगे एनसीएसटी क्या है। एनसीएसटी 338A के अंदर आता है। 338 को अमेंड करने के बाद बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस अमेंडमेंट के बाद से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग अलग हो गया। बाद में जानेंगे, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 2004 में स्टैब्लिश हुई। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन, एक वाइस एंड 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें। टर्म ऑफ चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट ईच 3 इयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ assumption ऑफ चार्ज। द चेयरपर्सन हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड वाइस चेयरपर्सन स्टेट मिनिस्टर का रैंक के बराबर होते हैं ये। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात करें तो 2022 नवंबर में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि इट इज अ मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत कुछ डेवलप किया जाएगा इसमें, शिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड बहुत सारे। तो उसमें 72,000 करोड़ रुपए सेंटर ने लगाया इसमें। एनसीएसटी ने साइट किया कि ये जो मतलब प्रोजेक्ट है ना, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को वायलेट करता है। अब इसको काउंटर कैसे किया है, देखो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या बोलता है कि एनी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड वुड फर्स्ट रिक्वायर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट राइट्स टू लोकल अंडर द एफआरए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आपके पास नहीं था इसमें मतलब ऑप्शन की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको साइन कर रहा है कि हाँ सर्टिफाई भी कर रहा है। Only then do the rules permit authority to seek consent of the now rights holding ग्राम पंचायत for the diversion of this land। क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारा आपको एक फॉरेस्ट एरिया है, तो उस फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्स करने के लिए आपको अथॉरिटीज की परमिशन चाहिए और इन्होंने नहीं ली थी, राइट। और कम्युनिटीज की भी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट रिसीव अ प्रोसेस, इंस्टेड स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग was called and a resolution was purportedly passed. It was not passed by the proper authorities. उसके बाद बात करें तो एनसीएसटी ऑल्सो अपोज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022। उन्होंने कहा कि इसको भी ये अपोज करता है कि प्राइवेट पार्टीज टू कल्टिवेट प्लांटेशंस एंड सेल देम एज अ लैंड टू कंपनीज हु नीड टू मीट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन टारगेट्स। ये ऐसा बोलता है एफसीआरए, लेकिन इसको ये अपोज करते हैं।
NCST अपोज करता है विच हैड डन अवे विद द कंसेंट क्लॉज ऑल टुगेदर, उन्होंने कहा कि ये पूरा ही गलत है। और अथॉरिटीज ने कहा कि नहीं वी आर फॉलोइंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्ट 1956, कि हमें वो उसकी जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एबॉरिजिनल ट्राइब्स के बारे में। 5 इसमें वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 5 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपके अंडमान और निकोबार में, तो उनका नाम आप लिख सकते हो इफ यू वांट कि 5 वल्नरेबल ट्राइब्स कौन से हैं। दैट आई डोंट थिंक इसमें ऐड किया हुआ होगा, नहीं इसमें नहीं एडेड है, तो उसका लिख लो आप, दैट इज मोर देन इनफ। तो अंडमान निकोबार में तो पहले एक चीज जान लो कि अंडमान एंड निकोबार सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर इंडिया की बात करो तो ये इस साइड पे है अंडमान निकोबार, तो ये सेपरेटेड है किससे, 10 डिग्री चैनल। इसके ऊपर आपको कोको चैनल मिलेगा जो कि किसका है, म्यांमार का, और ऊपर में आपको म्यांमार मिल जाएगा। तो अगर पूछे म्यांमार और अंडमान निकोबार सेपरेटेड बाय विच चैनल, तो कोको चैनल, तो ये चीज थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट इज जस्ट लेट मी लुक आफ्टर इट। इसके ट्राइबल ग्रुप्स का नाम लिख लेते हैं अपन। एक तो पहले इसमें अगर बात करोगे तो इंडिजीनियस पीपल्स 2 तरह के हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG इन्हें बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो देख लेते हैं बस उनके नाम कौन कौन से हैं। पहला उसमें आता है सोमफेन। बस एक बार नाम ध्यान रखना कि अगर आए एग्जाम में तो यू वुड बी एबल टू गो विदाउट, कि ये हो जाए एटलीस्ट, ज़्यादा उसमें नहीं है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो जारवाज, थर्ड इज ओंजेस, फोर्थ इज नॉर्थ सेंटिनलीज, ये तो सबको पता रहता है ये वाला पार्ट। एंड फिफ्थ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर द अंडमान्स। इसमें वेट, ये अंडमान आर्किपेलाजियो में रहते हैं, तो वो आई वाज राइटिंग, तो इसको लिखना ग्रेट अंडमानीज। तो ये 5 ट्राइब हैं, सोमफेन, जारवाज, ओंजेस एंड नॉर्थ सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमानीज। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, बे ऑफ बंगाल में है, और ये 5 PVTG हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। तो ये इसमें ऐड ऑन कर लेना बस, और कुछ ऐड ऑन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, उज्बेकिस्तान देखते रहना, वी विल डील इट सून। एंड मेडिसिनल यूज ऑफ साइकेडेलिक सब्सटेंसेस, ये नार्कोटिक्स ड्रग्स के ऊपर है। चलिए, शवकत ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये आसानी, अभी जस्ट मैंने नाम लिया है उसका। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन PT ऊषा, ब्रिजभूषण सिंह मत मार देना, रिजाइन कर दिया है। नेम ऑफ द सोलो अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग, दिट इज द गोल्डन ग्लोब रेस। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इसका आंसर बताना, आज के पेपर में है ये। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमन, इतना तो बता ही सकते हो। चलो, डिम्सा रेबल ग्रुप किसका है, असम का ही है, ये तो पढ़ा ही हुआ, राइट। चलिए, तो आई होप ये असम मणिपुर, ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। डिम्सा इज फ्रॉम असम, तो असम का ग्रुप है ये 4-5, तो कुछ मणिपुर में भी रीजंस आ जाता है, बट असम इज द मोस्ट क्लोज आंसर। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज गवर्नर वाला रो खत्म कर देना है, समझने वाली पार्ट है, उसमें याद करने का कुछ नहीं है। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसके ओरिजिनल नोट से पढ़ाया जाए, रादर देन गोइंग फॉर द सम अदर साइड सोर्सेस, की ओरिजिनल सोर्स इज द बेटर सोर्स एनी डे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।